हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल के टेस्ट सीरीज चौथे के बारे में बात करें। उसका चौथा पार्ट है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले प्रश्न से। ये 76 नंबर का है। ओके, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। लिखाया हुआ है कि छत्तीसगढ़ की वन संपदा जो साल और सैगुन का मुख्य वृक्ष है, मुख्य वृक्ष की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, ये कथन देखते हैं। दूसरा, घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से कम है। ओके, अब थोड़े इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की वन संपदा है साल और सैगुन दो प्रमुख वृक्ष है। तो ये कथन तो सही है, ये कथन तो सही है। पर दूसरा कथन के बारे में अगर मैं बात करूं, घना वन ठीक खुले वन से कम है। तो मैं अगर अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि घना वन का क्षेत्रफल जो है 7,000 की समथिंग याद रखिएगा, जबकि खुले वन का क्षेत्रफल है 16,300 की समथिंग है। तो कौन बड़ा हुआ? खुला वन। तो ये कथन गलत हुआ। तो ऑप्शन एक सत्य है, दो असत्य है, तो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब थोड़ा इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा इसको डिटेल करके बात करते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 59,772 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। और ये 44.21% क्षेत्रफल में पहला हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में जो वनों का क्षेत्रफल है उसको तीन भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं: आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। ओके, आरक्षित का प्रतिशत जानिएगा 43%, संरक्षित 40% और शेष जो अवर्गीकृत है मतलब खुला वन है लगभग 9 या 10% के आसपास। ओके, अगर मैं बात करूं वनावरण, वनावरण क्या होता है भाई? वनावरण होता है कि अगर वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष जो क्षेत्र का घनत्व है 10 से अधिक हो उसको वनावरण या वनाच्छादित कहते हैं। ठीक, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ओके, वृक्षावरण क्या होता है? वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और कुल घनत्व जो 10% से कम हो, वृक्षावरण कहलाता है, जो 4,248 किलोमीटर के आसपास है। ओके, और साथ ही अगर वन क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वन क्षेत्रफल क्या होता है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वनावरण वनावरण और वृक्षावरण को जब आप जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाता है वन क्षेत्रफल। जो जब आप फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे ISFR 2021 का, उसमें आपको पता चलेगा इसका स्थान चौथा है। ठीक, पहला कौन सा है? फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर। ठीक, उसके बाद मैं अगर बात करूं वनावरण के वितरण के बारे में तो हमारे छत्तीसगढ़ में अत्यंत सघन वन पाया जाता है, सामान्य सघन वन पाया जाता है, खुला वन पाया जाता है, कुल वन पाया जाता है। तो ये चार प्रकार से है। ठीक, तो सर्वाधिक अगर मैं बात करूं अत्यंत सघन वन का जो क्षेत्रफल है 7,000 के आसपास, ध्यान में रखना, और सर्वाधिक बीजापुर में है। उसके बाद सघन वन के बारे में बात करूँ तो 32,000 क्षेत्रफल है, 32,000 क्षेत्रफल है, और खुला वन 16,000। ठीक, और कुल वन को जोड़ देंगे तो लगभग 55,600। तो इस प्रकार से आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना। और सभी में सबसे कम है जांजगीर चांपा। सभी में सबसे कम है क्या? जांजगीर चांपा। और अधिकांशतः जैसे अत्यंत सघन वन हो गया और कुल वन हो गया तो बीजापुर, और सामान्य सघन और खुला वन में देखोगे तो सरगुजा। अच्छा, अभी जो बात किए थे वो वितरण के बारे में, और वनों के वर्गीकरण को अलग अलग प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे प्रशासनिक आधार पर वनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वितरण है: आरक्षित वर्ग, संरक्षित वर्ग और अवर्गीकृत वन। क्योंकि आपको इसका डेटा पता होगा। आरक्षित कितना है? 43%, 40% और 16%। अवर्गीकृत 16% समथिंग। क्षेत्रफल में आरक्षित का 25,000, 25,700। ठीक, संरक्षित 24,000 और अवर्गीकृत लगभग 10,000। इसको ध्यान में रखना। प्रजाति बहुलता के आधार पर अगर मैं बात करूं तो तीन प्रकार के होते हैं, 3 या 4। एक मिश्रित वन, एक साल वन और एक सागौन वन। मिश्रित, साल, सागौन। तो मिश्रित का कितना प्रतिशत है? 43%, 26,000 18। साल वनों का क्षेत्रफल कितना है? 40%, 24, 4। ओके, और अगर सैगौन वनों के बारे में बात करूँ तो ये कम है, 9%, 10% के आसपास है, और 5,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब प्राकृतिक या भौगोलिक स्थिति के आधार में बात करूँ तो इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। प्राकृतिक के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो एक होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क, और एक शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, और एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। आर्द्र। ठीक,
तो अगर उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के बारे में बात करो तो इसका प्रतिशत है लगभग 51 मान सकते हैं, और आर्द्र का 47 या 48%। तो ये आपको डेटा इतना कम से कम ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है बारहवां उद्यंती, सीता नदी, बादलखोल। तो इसका आंसर होगा बादलखोल। कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 105 वर्ग किलोमीटर में, इतना याद रखना। साथ ही ये प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, और ये कहाँ मिलेगा आपको? जसपुर में, जसपुर में मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। साथ ही इसकी स्थापना के बारे में बात करूँ, गठन के बारे में बात करूँ तो 775। ठीक। और कितने हैं वर्तमान में? सॉरी 11 अभ्यारण्य है। तो सबसे पुराना कौन सा है? तो सीता नदी, सीता नदी जो कहाँ मिलेगा आपको? धमतरी में मिलेगा। स्थापना वर्ष 1974, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद 1975 में 2 गठन होता है, 3 गठित होता है। एक बादलखोल, जैसे मैंने बताया बादलखोल। एक को ध्यान रखना आप, गोमर्डा रायगढ़, गोमर्डा। ओके। और तीसरा को याद रखना आप, तीसरा कौन सा? हाँ, अचानकमार, अचानकमार। ये कौन सा है? ये 1975 में होता है स्थापना इसका। ठीक है। और 1975 के बाद आप सीधा जंप कर देना 1978 में। 1978 में 2 अभ्यारण्य का गठन होता है, स्थापना होता है। कौन कौन सा? एक तमोर पिंगला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, कहाँ है? ये मिलेगा आपको सूरजपुर में 1978। और एक सेमर सोत, सेमर सोत, ये भी मिलेगा आपको कहाँ? बलरामपुर में। ठीक, 1978। अच्छा, अब उसके बारे में बात करते हैं। अगला 1983 पकड़ लो, 1983। तो 1983 में आपको मिलेगा 3 ठो। एक मिलेगा उद्यंती जो गरियाबंद में हो, उद्यंती। ठीक। एक मिलेगा पामेड़, पामेड़। और एक मिलेगा आपको भैरमगढ़। तो ये सब का गठन कब होता है? 1983 में। उसके बाद सीधा आप जंप करते जाके 2001 में, 2001 में भोरमदेव मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रफल निम्नलिखित इकाइयों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? वन मंडल, परिक्षेत्र, वृत्त। तो आपको छोटे से बड़े को इसको जमाना है। अच्छा, इस ऑप्शन के बिहाफ में मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा परिक्षेत्र। ठीक, सॉरी, सबसे पहले आएगा खंड, खंड। फिर आएगा परिक्षेत्र, परिक्षेत्र। फिर आएगा आ जाएगा मंडल, तीसरा में आ जाएगा मंडल। और सबसे बड़ा हो जाएगा आपका वृत्त। तो इसको थोड़ा और डिटेल करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रमुख विभाग और विभाग के नाम के बारे में, छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन और प्रमुख संस्थान जो है सबसे ऊपर में होता है पीसीसीएफ, पीसीसीएफ जिसको बोला जाता है राज्य वन विकास निगम, एक होता है। उसके बाद आता है सीएफएफ, सीसीएफ, एक्चुअली सीसीएफ होता है। ये जो है वन वृत्त होता है। इसकी संख्या कितनी है? 6। बताइएगा कौन कौन सा है, सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इसको ध्यान में रखना। और प्रस्तावित वाला भी कौन सा है, ठीक, ध्यान में रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वन मंडल, वन मंडल को बोला जाता है डीएफओ, डीएफओ। इसकी संख्या कितनी है? 34। उसके बाद आपको मिलेगा एसडीएफओ, एसडीएफओ ये लगभग 82 के आसपास है। और फिर रेंजर आ जाएगा, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, तो इसको ध्यान में रखना। और वन परियोजना मंडल के बारे में बात करूँ तो कुल वन परियोजना मंडल है 9, जिसमें 3 औद्योगिक परियोजना मंडल है, जैसे हमने पुरानी वीडियो में देखा है, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में वन्य प्राणियों की विरल और खतरे में जो है उसको घोषित किया गया है। कौन कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है कि शेर, वन भैंसा, चीता और पहाड़ी मैना। तो मैं आपको बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु वन भैंसा और छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को ये विरल और खतरे के आधार पर घोषित किया गया है। इसकी हिसाब से इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको ये बताना है कि वन भैंसा और पहाड़ी मैने का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सही कथन आपको बताना है कि केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा में है। ठीक, ऐसे प्रश्न बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आने की गुंजाइश काफ़ी हद तक है। और छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा में है। अब इसका आंसर को देखते हैं। अगर आपको थोड़ा मैप क्लियर होगा ना, वैसे तो उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा, जैसे हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ रहा, तो केशकाल घाटी बस्तर पठार के पूर्वी सीमा पर है। तो यहाँ पर हमारा बस्तर है, ठीक है, ये वाले हिस्से में यहाँ पर हमारा केशकाल घाटी है। ठीक है, तो बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा, तो ये बस्तर के क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, लेकिन थोड़ा ऊपर आता है। तो पहला ही कथन यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। ठीक, अब बात करता हूँ छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ रहा और ये है छोटा नागपुर के पठार वाला हिस्सा। इसको बोलते हैं पूर्वी पश्चिमी पाट प्रदेश। ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, मतलब पूर्वी छोटा बघेलखंड का पठार बोला जाता है ये वाले क्षेत्र को। ये वाले को पूर्वी बघेलखंड का पठार, फिर जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है
उसकी मतलब पश्चिमी सीमा छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा से लगता है, ये कथन बिल्कुल विपरीत है। छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा से टच करती है, तो ये कथन सही होगा, तो ये भी गलत। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा, दोनों असत्य है दोस्तों। ये होता है फैक्चुअल क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है। अगला, निम्नलिखित जो कथन है उसको पढ़ के बताना है कि दंडकारण्य से संबंधित भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है। जैसे दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र राज्यों की सीमाओं पर फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,92,300 किलोमीटर है और ये पश्चिम में अबूझमाड़ और पूर्व में पूर्वी घाट में शामिल है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न में ना थोड़ा आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से काम लेना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन को बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मैं आपको आंसर बता दूं कि जो दंडकारण्य प्रदेश है ना, ये वाला क्षेत्र है जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का, वो उड़ीसा, आंध्रा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका क्षेत्रफल है 1,92,300 किलोमीटर। तो ये वाला जो क्षेत्रफल का डाटा दिया है ना, ये थोड़ा गलत है, ये गलत है, ठीक। तो आपको ये बताना है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और तीसरा जो बात है, इसके पश्चिम में अबूझमाड़, बिल्कुल पश्चिम में अबूझमाड़ और पूर्व में पूर्वी घाट है। तो कुल मिला के ये तीसरा कथन सही है, पहला कथन सही है, तो इसका आंसर रहेगा 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत है। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग कौन सा है बताना है। कोटरी बेसिन, महानदी बेसिन, लोरो घाटी और तेलिन घाटी। अब अगर मैं बात करूं कोटरी बेसिन की, तो कोटरी बेसिन बिल्कुल है जो राजनांदगांव अंबागढ़ चौकी से निकल के अपना दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण की ओर, ठीक। महानदी बेसिन, तो महानदी बेसिन इस क्षेत्र का हिस्सा है क्या दंडकारण्य का, निकलता है सिहावा से, लेकिन ये पूरा बाहर चले जाता है पूरे मध्य छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा। तो ये कथन तो गलत है, जहां जहां 2 दिखे उसको गलत कर दो। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में 2 दिख रहा है और ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अच्छा, अब लोरो घाटी के बारे में बात करते हैं। तो लोरो घाटी आपको मिलेगा जसपुर में, जसपुर पार्ट में। इसी को बोला जाता है फूलों के लिए प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो पाट प्रदेश है, वो सबसे बड़ा पाट प्रदेश है जसपुर पाट प्रदेश, तो इसी के अंतर्गत आता है। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा 3। तो जहाँ जहाँ 3 देखो उसको डिलीट कर दो, तो ऑप्शन नंबर बचेगा सिर्फ बी, 1 और 4 सही है। तेलिन घाटी इसके अंतर्गत आएगा, बाकी ये गलत है। अच्छा, तेलिन घाटी में ना तेलिन माता का मंदिर पाया जाता है जो कोंडा गांव में है, ठीक। तो इसको आपको ध्यान में रखना। उसके साथ ही एक और घाटी याद रखना, केसकाल घाटी। तो ये दोनों है, ठीक। आगे प्रश्न देखते हैं। वेट, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। जैसे लोरो घाटी ना फूलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मैंने अभी बोला ना फूलों की घाटी, फूलों की घाटी लोरो घाटी नहीं होती, ठीक। जो लोरो घाटी को फूलों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप मान सकते हैं, नो डाउट फूलों के लिए प्रसिद्ध है। पर अगर आप थोड़ा और गहन स्टडी कर किए होंगे ना, तो जो केसकाल घाटी है ना, उसको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, फूलों की घाटी। तो ये कथन थोड़ा सुधार के आप इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊपरी महानदी बेसिन कि ऊपरी नर्मदा बेसिन को अलग करने वाली जो श्रेणी है वो कौन सी है, दंडकारण्य, मैकल या तेलिन घाटी। तो देखते हैं इसको। देखिए, ये छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक। ये नर्मदा, ये महानदी। तो यहाँ पर से एक पठार आपको मिलेगा, ये वाला पर्वत श्रृंखला मैकल श्रेणी। तो ये अलग कौन सा करेगा, मैकल श्रृंखला, मैकल श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य की ऊपरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। तो अगर आपको ध्यान में होगा, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आंध्रा बॉर्डर मिलेगा। तो भाई आंध्रा बॉर्डर को छत्तीसगढ़ की दक्षिणी छत्तीसगढ़ की दक्षिणी और आंध्रा की उत्तरी भाग के बीच सीमा निर्धारण करते थे। इसका आंसर क्या आएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला कथन देखते हैं कि कौन सा सही है, बताना है फिर से। देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी सीमा उड़ीसा के साथ है, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें सर्वाधिक लंबा क्षेत्र फल को जो टच करने वाला जिला राज्य है ना, वो ओडिशा है। ये कथन सही है। दूसरा, सबसे अधिक जिला स्पर्श करने वाला जो जिला है, मतलब जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है, वो कोरबा है। तो ये कोरबा रहा। तो कोरबा एक तरफ से जांजगीर चांपा, एक तरफ से बिलासपुर, इधर से आप रायगढ़, ऊपर से सरगुजा, थोड़ा बलरामपुर, हल्का सा कोरिया। तो कुल मिला के सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करता है, बिल्कुल। और वर्तमान में 33 जिले हैं, जिसमें 22 अंतर्राज्यीय और 11 भू आवेशित जिले हैं। तो इसको भी आप नोट करके रखना। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है। इसका आंसर आपको एज यूजुअल नो पता होगा कि धमतरी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर से बताना है, निम्नलिखित में जो नए राज्यों का गठन हुआ है उसके आधार में आपको बताना है कि उसके जो स्पर्श राज्य हैं जिलों का जो गठन हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में 33वां में 5 नए जिलों का,
उसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ छत्तीसगढ़ के जिलों के नाम के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित राज्य तो बताना है कि कौन से इसमें सुमेलित है। देखिए, खैरागढ़ छुई खदन गंडई ये टच करता है मध्य प्रदेश को। सारंगढ़ बिलाईगढ़ ये टच करता है उड़ीसा को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सी। और कांकेर जो टच करता है, कांकेर टच करता है महाराष्ट्र को, और सुकमा याद रखना आंध्रा। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 2 3 1 4। कहाँ दिख रहा है भैया? 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो आपको इसका आंसर बताना है। एज यूजुअल इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में 3 जिलों से होकर गुजरता है। ध्यान रखना, अभी नया जो जिला बना है महेंद्रगढ़, फिर बलरामपुर, सूरजपुर, फिर बलरामपुर, और अंततः आपको मिल जाएगा यहाँ पर कोरिया। कोरिया। ठीक, फिर से बता दूँ, ये हो गया महेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, ये बलरामपुर को टच करते हुए निकलता है। तो सबसे निकट किससे है? तो सबसे निकट है ये बैकुंठपुर के, ऑप्शन नंबर ए। अगला कथन है, अगला प्रश्न है, देखना। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था। बिल्कुल, इसकी आकृति दरियाई घोड़े के समान थी। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो क्या प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का नाम दंडकारण्य था? नहीं, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ का नाम दंडकारण्य था, जबकि इसका नाम दक्षिण कोसल था। तो कुल मिला के इसका आंसर होगा पहला गलत, दूसरा सही। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला, छत्तीसगढ़ में जो लाल मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी, उसका विस्तार कहाँ कहाँ है बताना है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो कुल मिला के यहाँ पर तीनों का विस्तार है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। और लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला है, लगभग 55 से 60% क्षेत्रफल में इसकी जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक है। लाल बलुई ये अपना मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत पाया जाता है। साथ ही लाल दोमट मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी वो नीचे में पाया जाता है दंडकारण्य प्रदेश में। और बाकी जैसे काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम इतना ध्यान में रखना आप। अगला देखते हैं, डोरसा किन दो मिट्टियों का सम्मिश्रण है? ठीक, तो डोरसा जो है कन्हार और मटासी मिट्टी का मिश्रण है। कन्हार मिट्टी मतलब काली मिट्टी होता है, और मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी। तो इसको भी ध्यान में रखना, स्थानीय नाम है। ओके, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे चीका मिट्टी कहा जाता है? चीका, देखो, चीका मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? कन्हार मिट्टी। तो चीका मिट्टी किसे कहा जाता है? चीका की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? कन्हार मिट्टी में। तो ऑप्शन डी। फिर से बात करते हैं दो वक्तव्यों की, जिसमें एक कथन है और दूसरा कारण है। ठीक है, जैसे मैकल श्रेणी वृष्टि छाया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, बिल्कुल। और कवर्धा और पश्चिम राजस्थान में कम वर्षा होती है। तो भाई जब इसको आप इतना अच्छे से समझ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि मैकल श्रेणी मतलब वृष्टि छाया प्रदेश, जहाँ पर एक तरफ वर्षा होती है, एक तरफ वर्षा होती है, और एक तरफ वर्षा होती है, दूसरी तरफ अकाल रहता है, सूखा पड़ता है। और ये जो है कवर्धा भी आएगा इसमें, और पश्चिमी राजनांदगांव भी आएगा। तो कुल मिला के कथन 1 और कारण 2 सही है, और 1 2 की स्पष्टीकरण करता है। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है, और नीलोत्पला का वर्णन वायु पुराण में है। तो देखना, चूंकि इसको चित्रोत्पला भी कहा जाता है महानदी को, कनक नंदिनी भी कहा जाता है, सतयुग द्वापर इस प्रकार से, और प्राचीन काल में महानंदा के नाम से भी जाना जाता था। तो वर्तमान में अगर इस परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो नीलोत्पला, ठीक, बिल्कुल इसका नाम है, और वायु पुराण में इसका उल्लेख भी है। तो दोनों कथन क्या होंगे? दोनों कथन ही सत्य होंगे, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, उसके बाद नदी दिया है और उद्गम के बारे में दिया है। तो 95 नंबर का क्वेश्चन है कि शिवनाथ नदी है ना, खारून नदी, मनियारी नदी। तो बताते हैं इसके बारे में। शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी का उद्गम होता है पानाबरस की पहाड़ी। लंबाई बता दो भैया, 290 किलोमीटर। ठीक, खारून नदी, खारून नदी का उद्गम होता है संजारी बालोद से। खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है? संजारी बालोद से। इसका लंबाई आपको बताना है। ओके, मनियारी नदी, तो मनियारी नदी का उद्गम होता है आपका मिलेगा लोरमी। ठीक, और इसकी जो लंबाई है 134 किलोमीटर। और तांदुला नदी का उद्गम होता है भानु प्रताप। तो इसका भी आपको लंबाई बताना है। तो किसका किसका लंबाई बनाना है, नोट करके रखना, एक खारून नदी की और एक तांदुल नदी की, दोनों मैंने बता दिया। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन का सबसे प्रमुख नदी कौन सा है? तो गोदावरी बेसिन का सबसे प्रमुख नदी कौन सा है? इंद्रावती नदी, सॉरी, इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी का जो उद्गम होता है कोरापुट पठार उड़ीसा से होता है, जो
इंद्रावती की कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? भद्रकाली के आसपास अपना गोदावरी नदी में जाके ये मिल जाता है, विसर्जन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ का वह शहर जो जहाँ पर 3 नदियों का संगम नहीं है, राजिम, चंद्रपुर, शिवरी नारायण और महासमुंद। तो संगम के बारे में बात करें तो राजिम में तो है कहाँ, कौन कौन सा नदी? महानदी, पैरी नदी और एक है सोंढूर नदी। ये तीनों का संगम मिलेगा आपको राजिम में। फिर बात करते हैं चंद्रपुर में, तो चंद्रपुर में भी 3 नदियों का संगम मिलेगा। कौन कौन सा? महानदी, मांड नदी और एक होता है लात नदी। ठीक है, और बात करते हैं तीसरा शिवरी नारायण, तो शिवरी नारायण में भी 3 नदी है जो जांजगीर चांपा क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। महानदी, शिवनाथ नदी और एक ध्यान में रखना जोग नदी। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 संगम है, त्रिवेणी संगम है, लेकिन महासमुंद में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, बाकी सही है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रवाहित नदियों हैं उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको स्पष्टीकरण करना है। ओके, ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ को ऊपरी भाग गंगा अपवाद तंत्र क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, ये वाला जो भाग है ना, ये गंगा अपवाद तंत्र के क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। ओके, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाद तंत्र के अंदर फैला है। बिल्कुल, ये भी सही है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ में अपवाद तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी महानदी है, जिसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। जबकि अगर प्रवाह की दृष्टि से बात करूँ तो सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी लंबी नदी ये है शिवनाथ नदी। ये भी कथन सत्य है। और उसके बाद बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी भाग है गोदावरी अपवाद तंत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये तीनों कथन सत्य है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उद्गम और नदी के बारे में दिया है और बताना है कि किस नदी का जो जोड़ी है वो सुमेलित है। जैसे इंद्रावती चित्रकूट नदी, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, शिवनाथ पानाबरस की पहाड़ी, अरपा कोटा जलाशय और हसदो मुंगेर की पहाड़ी। इंद्रावती नदी का उद्गम चित्रकूट जलप्रपात से है। बिल्कुल गलत। तो ये इसका उद्गम है कोरापुट क्षेत्र से, उड़ीसा, कालाहांडी जिला। ठीक, तो ये तो गलत। शिवनाथ नदी पानाबरस की पहाड़ी, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। ओके, अरपा नदी कोटा जलाशय नहीं, अरपा नदी का जो उद्गम मिलेगा खोंडड़ी खोंगसरा पहाड़ी जो चौरस में स्थित है। मतलब इतना को ध्यान में रखना। और शिवनाथ में विसर्जन होता है मानिक चौरा नामक स्थान पर। अरपा और हसदेव नदी मुंगेर की पहाड़ी, तो ये भी गलत। तो हसदेव नदी का उद्गम आपको बताना है चांग बखार, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो ऊपर में है उत्तर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रमुख जलप्रपात है जैसे अमृतधारा जलप्रपात, अकूरी नाला जलप्रपात, गांवर घाट जलप्रपात। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवनाथ बस सही है, बाकी तीनों गलत है। अब इस सेशन का लास्ट वीडियो देखते हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ी सुमेलित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करूँ तो ये एक प्रोजेक्ट टाइगर है। ओके, देखिए अगर मैं बात करूँ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1978 में इसकी स्थापना होती है, ये गठन में आता है, ये अस्तित्व में आता है, बीजापुर में ये फैला हुआ है। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करूँ तो 1260 को ध्यान में रखना है, 1260 वर्ग किलोमीटर। ठीक, लेकिन अगर कुल क्षेत्र में जाएंगे ना तो 2799 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये प्रथम जीव यहाँ पर कौन सा जीव पाया जाता है? बाघ, टाइगर। इसी कारण 2009 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया इस क्षेत्र को। ओके, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था 1983 को। जितने भी फैक्ट है ना सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ओके, साथ में ये याद रखना यहाँ एकमात्र गेम सेंचुरी है जिसका नाम है कुटरू गेम सेंचुरी, मतलब छत्तीसगढ़ की एकमात्र गेम सेंचुरी, और यहीं से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। तो कुल मिला के इतना फैक्ट याद रखना। उसके बाद बात करते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में। तीरथगढ़ जलप्रपात जो मुनगा बहार में है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? 2 का 3। मुनगा बहार तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में अगर थोड़ा मैं बात करूँ तो ये मुनगा बहार नदी में है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो लगभग 300 फीट तक इसकी ऊंचाई है। ओके, और यह जलप्रपात कई खंडों में विभक्त है, इसको भी याद रखना। और साथ ही ये याद रखना ये जो है ना कुटुमसर गुफा के निकट है, तो ये बस्तर क्षेत्र में आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। वैसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 3 तीन। कौन कौन सा? इंद्रावती, कांकेर घाटी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एक्चुअल में जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना वो एक प्रकार से क्लास के रूप में भी है और एमसीक्यूज के फॉर्म में भी है, तो इसको भी ध्यान रखना। जैसे कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करूँ तो 1982 अस्तित्व में आता है। ओके, बस्तर में है, प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, यहाँ पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी ये सब पाए जाते हैं। और यहीं पर एक
भैंसाधरा नामक स्थान है जिसको बोला जाता है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का क्षेत्र, तो इसको ध्यान में रखना। कुटुमसर की गुफा यही है जिसमें अंधी मछलियाँ पाई जाती है, और अभी वर्तमान में एक न्यूज़ है कि यहाँ पर जो अंधिया मछली है ना वो विलुप्त होने के कगार पर है, और 1982 से 85 के बीच में इसको प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, जो वर्तमान में नहीं है, ये ध्यान में रखना। और अंततः लास्ट देखते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको मिलेगा इस, हाँ तो सी का ऑप्शन हो जाएगा ए, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से उद्गम है हसदो का, तो इस प्रकार से इसका आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। 1981 में इसका गठन होता है, एक चीज़ ध्यान में रखना, इसी का नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ओके पूर्व नाम। ये लगभग मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर क्षेत्र में फैला क्षेत्र में फैला हुआ है, और उसका क्षेत्रफल 1440 है, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत यहाँ नीलगाय वगैरह पाया जाता है। प्रदेश का चौथा राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व है ना उसके लिए प्रस्तावित है। तो अगर मैं बात करूं, प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है, कौन कौन सा, इसको भी देख लेते हैं। पहला तो इंद्रावती 1983, ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर, एक्चुअल टाइगर रिजर्व की घोषणा होती है 2009 में, तो इंद्रावती 2009, ठीक। उदयंती सीधा नदी 2009 सम्मिलित रूप से। अचानक मार ये भी मेरे ख्याल से 2009, और एक ध्यान में रखना गुरु घासीदास जिसके साथ तमोर पिंगला को जोड़ दिया गया अभ्यारण्य को, ये 2021। तो वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है, 4, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 3 क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जिसमें आप गुरु घासीदास को हटा दो तो इंद्रावती, उदयंती सीता नदी और अचानक मार 1983, 2000, 2006 के आसपास इसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में अस्तित्व में लाएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर ऐसा रहेगा, ध्यान में रखना। अच्छा, ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपा करके सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।